बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़्यादा पसीना आने की क्या वजूहात हो सकती हैं और उनका इलाज क्या है और उनके लिए रेमेडीज़ क्या हैं। ज़्यादा पसीना आना ख़राब बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बीमारियों के लिए अलार्म कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को सीवियर डिज़ीज़ होने का ख़तरा होता है। तो हम लोगों को हर चीज़ जो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हो या जो भी लिमिट से बढ़कर हो रही हो, उसके ऊपर हम लोगों को अलार्म होता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर किसी बीमारी को बढ़ने में मदद दे रहा है। ज़्यादा पसीना आना बीमारी की वजह हो सकता है या बीमारी से आता है। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा पसीना आने की वजह क्या होती है और उसकी वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और हम लोगों को उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या होम रेमेडीज़ में से किस हद तक वो फ़ायदेमंद हैं और हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमें हीट से या पसीने से जो है वो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आइए चले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि अगर पसीना ज़्यादा आता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजूहात जो नॉन मेडिकल है, यानी कि मेडिकल से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, वो ये है कि आपको इनहेरिटेड हो सकती है। यानी कि आपके ख़ानदान में आपको ख़ानदानी तौर पे मिली हो, आपको पैदाइशी तौर पे मिली हो। पैदाइशी तौर पर अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको इनहेरिटेड है। यानी कि 30 to 40% बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जिनको पसीना आता है वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको पसीना 30 to 40% से ज़्यादा आ रहा है तो वो ख़तरे का अलार्म कर रहा होता है। यही अलार्म होते हैं जो मेडिकल रिलेटेड जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी आपको एडवाइज़र हैं, वो सब इन अलार्म से कनेक्ट करते हैं बीमारियों को और फिर आपको बताते हैं कि क्या बीमारी हो सकती है। पसीना ज़्यादा आने की वजूहात जो होती हैं वो एक तो गर्मी हो सकती है, लेकिन गर्मी में भी आपको पसीना मखसूस मकामात पर जैसे मुंह पर, गर्दन में, हाथों पे, पाँव, गर्दन पे आपको पसीना आना एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन अगर आपकी पूरी बॉडी पानी के अंदर डूबी हुई सा पसीना आ रहा है या वो किसी कपड़े के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली या कपड़े निचोड़ने वाला पसीना आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि आपको लिमिट से ज़्यादा पसीना आ रहा है, जो किसी बीमारी का अलार्म कर रहा है। उसके अंदर आपकी मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, जिनके अंदर सबसे पहले जो आता है वो हार्ट अटैक आता है। अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो उसके सिम्टम्स जो होंगे, सबसे पहला सिम्टम होगा कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, यानी कि दिल के दौरे की जो तकलीफ़ होगी वो आपको जबड़ों तक जाती हुई महसूस होगी। यानी कि आपका लेफ़्ट साइड के आपके जो जबड़े हैं, आपके जो ये दांत है, आपका जो ये वाला पोर्शन है, इसमें तकलीफ़ महसूस होगी और आपका जो पूरा लेफ़्ट हैंड है उसकी तरफ तकलीफ़ होगी। आपको बैक पेन महसूस होगा, कमर में भी तकलीफ़ महसूस होगी, यानी कि वो आपको लेफ़्ट साइड होगा। अब गैस ट्रबल की और हार्ट अटैक की दोनों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। इससे होता है कि हम लोगों के उसके ब्लड टेस्ट होते हैं जो उसके कन्फर्मेटिव टेस्ट होते हैं, यानी कि ट्रॉपाई होता है। अच्छा, दूसरा जो इसका वजह हो सकती है वो हो सकती है HIV, एड्स और कैंसर। HIV वो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो ही जो होता है हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है और हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि थोड़े से भी इन्फेक्शन की वजह से वो जो है अंदर से इतने डैमेजेस हो चुके होते हैं कि वो डेथ हो जाती है। सेम थिंग कैंसर के अंदर भी यही होती है। कैंसर के अंदर आपको क्या होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो जब कीमोथेरेपी वगैरह हो रही होती है तो उसके अंदर आपकी बॉडी जो होती है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एकदम वीक हो चुका होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही होती है, उसकी वजह से भी वीकनेस होती है। अब वो कहना चाहिए कि अनडिफाइंड फ़ीवर होता है, यानी कि उसकी कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही होती है, लेकिन फ़ीवर हो रहा है तो उसके अंदर भी पसीना आता है। आपको स्ट्रेस के अंदर भी पसीना आएगा, आपको एंजाइटी के अंदर भी पसीना आएगा, यानी आप किसी भी चीज़ की टेंशन लें या आप किसी भी चीज़ की परेशानी को अपने जहन में रखेंगे तो आपको पसीना आएगा।
हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर पसीना आता है यानी कि आपके जो थायराइड हार्मोन होती हैं उनके जो रिलीज़ होता है वो ज़्यादा हो जाता है, उनकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है, तो हाइपर कंडीशन के अंदर भी पसीना आ रहा होता है। अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो है जिसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगी, आप उसको हाइपरथायरॉयडिज्म के लिंक में देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो होता है वो ल्यूकीमिया होता है। ल्यूकीमिया होता है कि हमारे जो बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं उनका कैंसर हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे जो खून होता है वो बनना बंद हो जाता है। उसके अंदर भी हमें पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जब अंदर से कमज़ोर हो जाती है, वो चाहे किसी भी वजह से हो रही हो, हमें हमारा सांस ज़रूर फूलेगा और हमें स्वेटिंग ज़्यादा आएगी। तो अगर हमें पसीना ज़्यादा आ रहा है ना, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप अपने आप को चेक करवाएं। इसीलिए इसके अलावा मेनोपॉज का जो पीरियड होता है उसके अंदर पसीना ज़्यादा आता है, और इसके अलावा आपको अगर बॉडी के अंदर कोई हार्मोन्स बढ़ जाते हैं उसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है, स्ट्रेस की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, ओबेसिटी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, और ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पसीना ज़्यादा आता है। अक्सर व बेशतर इन बीमारियों के ऊपर गौर नहीं करते। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर आपका ब्लड लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रहा है तो आपको पसीना ज़्यादा आता है, और आपको इस कंडीशन के अंदर आपने लेना होता है कोई ग्लूकोज का सप्लीमेंट या कोई ग्लूकोज की चीज़ या मीठी कोई चीज़ फ़ौरन तौर पे खानी होती है, क्योंकि अगर आपका ग्लूकोज लेवल सडनली डाउन हो जाता है तो आप या तो कोमा में भी जा सकते हैं या पैरालिसिस भी हो सकता है। का एंडोकार्डाइटिस होगा, जिसके अंदर आपके जो दिल की जो झिल्ली होती है बाहर वाली, उस झिल्ली के अंदर जो होता है आपके इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस होता है, एड्स होगा, कैंसर होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी। अब आ जाते हैं हम इनकी वजूहात के ऊपर। इनकी वजूहात ये हैं कि या तो हम लोग अगर कहना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो उनकी वजह से भी हमें पसीना आता है। सेकंड ये है कि अगर एटमॉस्फेयर गर्म है तो पसीना आएगा, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है और उसमें ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है तो उसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। यानी कि माइल्ड कंडीशन के अंदर तो आपको हीट क्रैम्प्स पड़ेंगे, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन होगी तो हीट स्ट्रोक होगी। तो हम लोगों को जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो एंटी प्रेस्पिरेटरी ड्रग्स सजेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे पसीना आना कम हो जाता है, बिल्कुल रुकता नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को एकदम से बिल्कुल रोक देना भी ख़तरनाक होता है। क्योंकि ये पसीना आना हमारे जो होमोस्टेसिस होता है, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको हीट अप होने से रोकता है। जब एटमॉस्फेयर का साइड का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी पसीना प्रोड्यूस करती है, जिसके नतीजे में हमारी जो बॉडी होती है वो ठंडी रहती है, यानी कि पसीना आने की वजह से उस पर जब हवा लगती है तो वो ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर ये पसीना नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन में हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। इसीलिए एंटी प्रेस्पिरेटरी ड्रग्स से आपका पसीना पूरी तौर पे नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये होता है कि आपका पसीने की मिकदार कम कर दी जाती है या कुछ हद तक कंट्रोल कर ली जाती है। उसके होता है एनोफोरोसिस, इस वक्त अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बाहर मुल्कों में होता है, जिसके अंदर होता है वो सर्जरी होती है, यानी कि वो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनकी सर्जरी करके या तो उनको रिमूव कर दिया जाता है या फिर उनको ऐसा कर दिया जाता है कि वो कम पसीना प्रोड्यूस करें। अब आ जाते हैं इनकी होम रेमेडीज़ के ऊपर। अगर हमें ज़्यादा पसीना आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें गर्मियों में गर्म चीज़ें खाने से अवॉइड करनी चाहिए, यानी गर्म मसाले, स्पाइसी फूड्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये कि हमें जो गर्म एटमॉस्फेयर है उसमें हमें गर्म कपड़े नहीं पहनने। अक्सर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं कि पसीना आएगा और ठंडक मिलेगी, लेकिन वो गलत होता है, उससे आपको हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है। सेकंड, आपने डेली बाथ लेना है एंटीबैक्टीरियल सोप से। एंटीबैक्टीरियल सोप क्या करेगा? जो आपके पसीना या स्वेट प्रोड्यूस करने वाले जो जर्म्स हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से दोनों से बचाएगा। थर्ड, आपने ये करना है कि जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ाना है, क्योंकि जो हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी नहीं होती।
तो हम जितना ज़्यादा एनर्जी वाला फूड खाएंगे ना, वो हमें इतना ही पसीना प्रोड्यूस करेगा। तो हम अगर कम एनर्जी वाला फूड खाएंगे तो वो हमारा कम पसीना प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रेप्स जो होते हैं दिन में 2 मरतबा अगर हम खाते हैं तो जो है हमने देखा है कि उससे पसीना भी कम प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा चिया सीड्स होते हैं, चिया सीड यानी पाकिस्तान में तो उनको तुख मलंगा कहा जाता है, बाहर का मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। तो वो तुख मलंगा अगर हम लोग नहार हूँ एक गिलास पी लें, यानी कि 1 चम्मच भिगो के रख लें और उसको फिर ठंडे या गर्म पानी से 1 गिलास पी लें, तो वो हमें किसी हद तक वो भी फ़ायदा पहुँचाता है। मशरूबात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ठंडक पहुँचा सके। उसके अलावा हमें कॉफ़ी और टी जो होती है, चाय, उससे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गर्म चीज़ें ऑलरेडी आपको मालूम है कि पसीना प्रोड्यूस करती हैं। तो हम बॉटम लाइन पर आ जाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि हमें अगर ज़रूरत से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा कोई काम हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि वो नुकसानदेह है, हमें उसका चेकअप करवाना चाहिए। और हमें उसको पहले नोटिस करना चाहिए कि अगर बचपन से ही हो रहा है, यानी बॉडी का 30% जो होता है, यानी कि जो एक लिमिट होती है पसीना प्रोड्यूस करने की, वो 30% होती है, 30 to 40% होती है। तो अगर वो बचपन से हो रही है तो वो इनहेरिटेड है, दैट्स मीन कि उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। हो रहा है या आपको कुछ खाने की वजह से हो रहा है तो आप उनको खाने से अवॉइड करेंगे। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से भी हीट एग्जॉस्शन हो जाती है। तो हीट एग्जॉस्शन से बचने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक में रहना होता है, यानी कि हम लोग फ़ैन के नीचे ज़्यादा रहें, या हम जो है कहना चाहिए कि हमें बार बार नहाना चाहिए या ठंडी गीली चादर ओढ़ लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। जिस तरह से भी आप अपने आप को ठंडा कर सकते हैं, आप अपने आप को ठंडा रखें, धूप में ज़्यादा ना निकलें। और उसके अलावा जो बीमारियां होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, जैसे हार्ट अटैक होता है, एंडोकार्डाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, HIV हो गया, कैंसर हो गया, और इसके अलावा ल्यूकीमिया हो गया, हीट एग्जॉस्शन हो गया, ये सब बीमारियों के अंदर आपको पसीना ज़्यादा आएगा। अगर आपको पसीना पूरी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, इस कदर आ रहा है कि आपको कपड़े निचोड़ने वाला हो, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाएं अपना। उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर आपके जो चेकअप करेगा उसके अंदर पहले आपको CBC करवाएगा। CBC से उसको बहुत सारी चीज़ों के इन्फेक्शंस का पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो है वो आपके ट्रीटमेंट करेगा, आपके स्वेट ग्लैंड्स को ट्रीट करेगा, पहले मेडिसिन के थ्रू, और फिर अगर वो ना हो सका तो इंजेक्शन के थ्रू, और उसके बाद सर्जरी। अब को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।